हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर अपना आज से चलेगा। तो उस पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने आरसीसी इंट्रोडक्शन और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ा था। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो वहां तक अपन ने पढ़ा था, क्या था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है वो सबसे एक रिलायबल मेथड होता है और पुराना मेथड है, लेकिन अनइकोनॉमिकल होता है। ये इलास्टिक थ्योरी पर आधारित होता है, जिसमें स्टील और कंक्रीट को एक इलास्टिक मटेरियल की तरह माना जाता है और इसमें स्टील और कंक्रीट का एक परफेक्ट बॉन्ड बनता है जो जिससे दोनों में स्ट्रेन इक्वल आती है। इसके अलावा इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर बनता है। इसके अलावा अपन ने बोला कि मटेरियल के लिए परमिसिबल स्ट्रेस यूज में लेते हैं, जिसे वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं, अर्थात मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज में लेते हैं। लेकिन लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज में नहीं लेते हैं, जिससे लोड के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिल पाता है। तो लोड, वर्किंग लोड, जो लोड कॉम्बिनेशन के आधार पर जितना लोड वर्क करता है वही लोड यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ये था कि स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू का रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो m से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंक्रीट का अपने मॉड्यूलर रेशियो पढ़ा था कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग कितना होता है। कंक्रीट का होता है 5000√fck, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए होता है EC अपॉन, यानी शॉर्ट टर्म का ये मॉड्यूलस अपॉन 1 + थीटा, थीटा क्रीप कोएफिशिएंट होता है। और स्टील का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कितना होता है, 2 × 10⁵ N/1² होता है। ठीक है। इसके अलावा अपने कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा और स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। ठीक है। आज से अपन आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं अजम्पशन इन बेंडिंग ऑफ आरसीसी बीम, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर आरसीसी बीम कैसा होता है, एक बेंडिंग मेंबर होता है। तो उसके लिए क्या अजम्पशन होते हैं, तो फर्स्ट बात करते हैं। 4-5 अजम्पशन होते हैं। फर्स्ट अजम्पशन होता है कि एक प्लेन सेक्शन का मतलब जैसे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो एक प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद एक समान रहता है। ये अजम्पशन होता है, अपन अज्यूम करते हैं। जैसे कि ये कोई बीम है, इसका ये इधर सपोर्ट है, ये इधर सपोर्ट है, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन पोर्शन आता है, नीचे टेंशन पोर्शन आता है। इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो क्रॉस सेक्शन इस तरह से बनेगा। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मानते हैं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन। जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन है, बेंडिंग से पहला कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस उसे कहते हैं वह एक्सिस जिसके अबाउट किसी भी बीम का या कोई भी क्रॉस सेक्शन रोटेट होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पर जेड एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन रोटेट होगा तो न्यूट्रल एक्सिस जेड बनेगी। ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड में कंप्रेशन जोन बनता है, एक साइड में टेंशन जोन बनता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन बनेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन हो गया, जैसे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बताई, नीचे टेंशन जोन हो गया। तो जब ये बीम बेंड होगी, अगर बीम बेंडिंग होने से पहले शेप कैसा है, क्रॉस सेक्शन, सॉरी रेक्टेंगुलर। अब जैसे बीम है ये बेंड होगी, तो बेंड होगी तो किस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन किस तरह से ये रोटेट हो जाएगी। जैसे मैं आपको रेड मार्कर से दर्शाता हूं, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा। ये इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन क्या, ये बीम इस तरह से बेंड हो जाएगी। ये इस तरह से इसका बेंडिंग पोर्शन, ये इस तरह से बीम बेंड होगी। अब बेंड होने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन में क्या चेंज आता है। जैसे बेंड होने से पहले क्रॉस सेक्शन कैसा था, ऐसा रेक्टेंगुलर। तो कंप्रेशन में से बीम कंप्रेस हुई, तो लेंथ में से कम होने से बीम की विड्थ बढ़ गई,
जैसे बीम की विड्थ बढ़ गई, और टेंशन में लेंथ बढ़ने की वजह से विड्थ घट गई, तो ये विड्थ इतनी रह जाएगी। तो अब क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा आ गया, ये इस तरह से आ गया। तो शेप बेंडिंग के बाद में कैसा आ गया, ट्रेपेजोइडल शेप आ गया आफ्टर बेंडिंग। आफ्टर बेंडिंग ट्रेपेजोइडल शेप हो गया। लेकिन ये जो चेंज आता है, ये चेंज बहुत कम आने के कारण अपन ये मानते हैं कि ये चेंज, इसको नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और अपन ये मानते हैं कि बेंडिंग से पहले बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, और बेंडिंग के बाद भी बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है। अपन यानी बेंडिंग के बाद भी क्रॉस सेक्शन कैसा मानेंगे, एक समान ही मानेंगे। ये मानेंगे कि कोई शेप नहीं आया, कोई शेप में चेंज नहीं आया आफ्टर बेंडिंग। कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर। तो पहला अजम्पशन यह है कि बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद बीम का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एक समान रहता है, यानी पहले रेक्टेंगुलर रहता है तो बाद में भी रेक्टेंगुलर रहता है, कोई शेप में, क्रॉस सेक्शन के शेप में कोई चेंज नहीं आता है। इसको अपन नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि इससे ये जो बेंडिंग से पहले बेंडिंग के बाद में क्रॉस सेक्शन एक समान रहता है, इससे जो स्ट्रेन आती है, बेंडिंग स्ट्रेन जो आती है वो लीनियर प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, लीनियर। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेन आएगी, वो बेंडिंग स्ट्रेन किस प्रकार से आएगी, वो बेंडिंग स्ट्रेन इस प्रकार से आएगी, ये बेंडिंग स्ट्रेन कहलाती है, बेंडिंग स्ट्रेन। और किस प्रकार की आएगी, लीनियरली, ये लीनियरली है, ये बर्नौली अजम्पशन कहलाता है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि एक प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद एक समान रहता है, इससे क्या प्राप्त होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस इज लीनियरली, बेंडिंग स्ट्रेन इज लीनियरली, या बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेन बोथ आर लीनियरली। तो इसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस लीनियरली हो, ये ऐसा नहीं बताना है, अपने को बताना है कि बेंडिंग स्ट्रेन जो डायग्राम है, ये बेंडिंग स्ट्रेन है, उसका डायग्राम कैसा आएगा, लीनियरली। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम लीनियरली इससे नहीं होता है, इससे केवल बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम लीनियरली आता है। दूसरा अजम्पशन यह है कि जैसे ये कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है, अपन मानते हैं कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ये टेंशन जोन, ऊपर कंप्रेशन जोन। तो ये बीम, आरसीसी बीम कैसी होती है कि पूरा एक कंक्रीट होता है और कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए टेंशन जोन में एरिया ऑफ स्टील लगाया जाता है। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, जिसके कारण स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण टेंशन जोन में लगाकर क्रॉस सेक्शन की या जो सेक्शन बनता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो टेंशन जोन है उसमें जो कंक्रीट है, यानी स्टील के अलावा जो कंक्रीट है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको अपन नेग्लिजिबल मानते हैं, और ये मानते हैं कि टेंशन जोन में लगी हुई कंक्रीट लोड नहीं लेती, केवल स्टील ही लोड लेता है। और कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट लग रही है वो कंप्रेसिव लोड लेगी। अगर कंप्रेशन जोन में स्टील लग रहा है तो स्टील भी लेगा और कंक्रीट भी लोड रजिस्ट करेगी, लेकिन टेंशन जोन की कंक्रीट होने के बावजूद भी यहाँ पर टेंसाइल लोड नहीं लेगी, यानी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नगण्य मानी जाएगी। तो दूसरा अजम्पशन यह है कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको नगण्य मानते हैं। अपन थर्ड अजम्पशन की बात करते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो m क्या होता है, ES/EC के अनुपात को मॉड्यूलर रेशियो m कहते हैं।
ये m बराबर मॉड्यूलर रेशियो कहलाता है। मॉड्यूलर रेशियो का मान कितना अज्यूम किया जाता है? मॉड्यूलर रेशियो का मान m बराबर 280/3 सिग्मा CBC ये अज्यूम करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? पार्शियली क्रीप के लिए इसका मान अज्यूम किया जाता है। मॉड्यूलर रेशियो m का मान बीम में पार्शियली क्रीप के लिए अज्यूम किया जाता है। इसका मान होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो यहां पर m क्या हो गया? मॉड्यूलर रेशियो, और सिग्मा CBC क्या हो गया? सिग्मा CBC ये परमिसिबल स्ट्रेस हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो मैंने आपको मेरे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि सिग्मा CBC का मान कैसे निकालते हैं। ये परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जैसे M15, M20, M25, M30 कंक्रीट ग्रेड के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, तो वही अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन सा रखते हैं? बेंडिंग वाला रखते हैं। कितना लेते हैं? 3 लेते हैं। तो उससे अपन मान निकालते हैं। तो इस मॉड्यूलर रेशियो का मान अपन अज्यूम करते हैं कितना होता है? 280/3 सिग्मा CBC। मॉड्यूलर रेशियो किसके लिए यूज में लिया जाता है? मॉड्यूलर रेशियो पार्शियली क्रीप के लिए यूज में लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है, यहां से ध्यान रखना कि मॉड्यूलर रेशियो पार्शियली क्रीप के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अजम्पशन की बात करते हैं। 4th नंबर अजम्पशन क्या है कि स्टील और कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, किसका? स्टील और कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो लीनियर बनता है, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल माने जाते हैं या होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो ये जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम की न्यूट्रल एक्सिस है, तो एक कंप्रेशन, एक साइड कंप्रेशन जोन हो गया, दूसरी साइड टेंशन जोन हो गया। जैसे टेंशन जोन में मैंने एरिया ऑफ स्टील लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर तो कंक्रीट लोड नहीं लगी। तो इस जोन में मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा, तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। ये इस तरह से, ये लीनियर बनेगा। तो यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना आएगा? सिग्मा CBC। कंक्रीट का इतना होता है, और स्टील का कितना होता है? ये स्टील के यहां इस सेंटर तक, सीजे तक आएगा, एरिया ऑफ स्टील के सेंट्रोइड तक आएगा। तो ये जो स्ट्रेस होता है स्टील का, ये होता है सिग्मा ST/M। ठीक है, तो ये स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस हो गया मैक्सिमम, और ये कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस हो गया। और ये डायग्राम कौन सा कहलाएगा? ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। और कैसा बन रहा है ये बन रहा है लीनियरली। कैसा? लीनियरली। तो ये अपना 4th नंबर का अजम्पशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो 5 नंबर अजम्पशन की बात करते हैं, क्या है? तो 5 नंबर अजम्पशन यह है कि स्टील और कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसा माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। किसका? स्टील और कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट माना जाता है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेक्शन। इसमें क्या, जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है, आरसीसी क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये स्टील लग रखे हैं और इसमें कंक्रीट लगी हुई है। तो ये अंदर की साइड में कंक्रीट है और ये 4 रेनफोर्समेंट लग रहे हैं स्टील के। तो इसमें इसको समझने के लिए, जैसे इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया ए बराबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जो स्टील लग रहा है वो स्टील का एरिया है एरिया ऑफ स्टील। AC एरिया ऑफ कंक्रीट, यानी यहाँ जो कंक्रीट लगी है उसका एरिया। M मॉड्यूलर रेशियो है, सिग्मा S स्ट्रेस इन स्टील है, सिग्मा C स्ट्रेस इन कंक्रीट है, ES स्ट्रेस इन स्टील है, EC स्ट्रेस इन कंक्रीट है, PS लोड कैरिड बाय स्टील, यानी स्टील के द्वारा जो लोड लिया जा रहा है वो, और PC लोड कैरिड बाय कंक्रीट, कंक्रीट के द्वारा जो लोड लिया गया है। ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, EC मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है, और EC EAEC ये है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द सेक्शन इन टर्म ऑफ कंक्रीट। तो मैंने आपको क्या बताया
बॉन्ड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट कैसा होता है? एक परफेक्ट बॉन्ड होता है। इसका स्टील का और कंक्रीट का बॉन्ड कैसा होता है? एक परफेक्ट बॉन्ड होता है, मैंने जस्ट पहले बताया था। तो उसमें क्या होता है कि परफेक्ट बॉन्ड होने के कारण स्टील और कंक्रीट की जो स्ट्रेन है वो इक्वल आती है। तो स्टील में जो स्ट्रेन आती है, मान लो ES है, तो वो किसके इक्विवेलेंट रहेगी? वो कंक्रीट में जो स्ट्रेन आ रही है उसके इक्विवेलेंट रहेगी। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन। तो एक प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो क्या आ जाएगा? कोई मॉडुलस आ जाएगा। ये आ गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अगर अपने को निकालना है तो क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन ई। तो यहां पर स्ट्रेन की जगह, स्टील की स्ट्रेन की जगह रखेंगे तो स्टील का स्ट्रेस अपॉन स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कंक्रीट की स्ट्रेन के बराबर रखेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेस अपॉन कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे स्टील का स्ट्रेस को अपन सिग्मा एस अपॉन स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना? ES। इसी प्रकार कंक्रीट का स्ट्रेस कितना? सिग्मा सी, और कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना? EC। इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी कितना हो गया? ES अपॉन EC। और मैंने क्या बताया था कि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेशियो को क्या कहते हैं? मॉडुलर रेशियो M कहते हैं। तो ये मॉडुलर रेशियो इसकी जगह कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये मॉडुलर रेशियो M आ जाएगा। तो सिग्मा S अपॉन सिग्मा C इक्वल टू कितना हो जाएगा? M। तो सिग्मा S बराबर क्या हो जाएगा? M सिग्मा C। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टील में जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कितना होता है? वो कंक्रीट में जितना स्ट्रेस होता है उसके M टाइम होता है, यानी मॉडुलर रेशियो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। जैसा कि सिग्मा एस बराबर कितना हो गया? M सिग्मा CBC। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी, सिग्मा एस इक्वल टू कितना हो गया? M सिग्मा C। तो सिग्मा C कितना हो जाएगा? सिग्मा एस अपॉन M। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में इस कंक्रीट का स्ट्रेस स्टील के इतने स्ट्रेस के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अपन बात करते हैं लोड फॉर्म में। तो टोटल क्रॉस सेक्शन लोड लेता है P। तो लोड कौन कौन ले रहा है? कंक्रीट कितना लोड ले रही है, सॉरी स्टील कितना लोड ले रहा है? PS प्लस कंक्रीट कितना लोड ले रही है? PC। ये दोनों में कंबाइंड स्टील का और कंक्रीट का लोड मिलाकर ये टोटल लोड आ रहा है। अब इस लोड को अगर मैं इस एरिया फॉर्म में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, स्टील का एरिया, और इधर क्या आ जाएगा? कंक्रीट का स्ट्रेस इनटू कंक्रीट का एरिया। अब यहां पर मैं स्टील के स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं स्टील का स्ट्रेस किसके इक्विवेलेंट है? इसके। तो P बराबर सिग्मा S की जगह लिख सकता हूं M सिग्मा C इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। तो इसमें मैं सिग्मा C कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? M AS और इधर हो जाएगा AC। तो कंक्रीट का कितना आ जाएगा? स्ट्रेस कितना हो जाएगा? लोड की फॉर्म में P अपॉन M AST, सॉरी AS प्लस AC। ये अपन इसका स्ट्रेस लिख सकते हैं। तो इसको सिग्मा C को अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा C इज इक्वल टू P अपॉन P टोटल लोड M AST प्लस AC, सॉरी AS प्लस AC। तो P अपॉन M स्मॉल m AS प्लस AC। इस वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा इक्विवेलेंट एरिया EQC। तो सिग्मा C का मान ये हो गया। तो इक्विवेलेंट एरिया का मान क्या होगा? तो अगर इक्विवेलेंट एरिया की बात करूं तो मैं देखो इधर देखो, इसको मैं इधर समझा रहा हूं ना। तो इक्विवेलेंट एरिया की बात करता हूं तो इक्विवेलेंट एरिया कितना होगा? EQC कितना हो जाएगा?
ये इक्विवेलेंट एरिया इस एरिया के बराबर है एम एस टी सॉरी एस प्लस एसी। अगर मैं इसको जैसे इस बीम के लिए लूं या किसी बीम के लिए अगर मानूं तो यहां पर एस का मान किसके इक्वल आ जाएगा, एस टी के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इक्विवेलेंट एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एम एस टी प्लस एसी। तो अगर मान लो टोटल एरिया ए है, उस टोटल एरिया में से अगर स्टील का एरिया माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया जाएगा, कंक्रीट का एरिया आएगा। तो इस कंक्रीट के एरिया की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ए ई क्यू सी का मान किसके बराबर, इक्विवेलेंट एरिया का मान क्या हो जाएगा, एम ए एस टी प्लस एस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए एस। तो इसको अपन ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये स्टील का एरिया जाएगा, इसको एस टी बोल दो, इसको एस टी बोल दो। तो इसमें क्या फॉर्म आ जाएगी, तो ए प्लस ए आ गया, इसके बाद में एम स्मॉल एम एस टी माइनस ए एस टी। तो अगर इसमें से ए एस टी कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन। ये इक्विवेलेंट एरिया ऑफ इक्विवेलेंट एरिया आ जाएगा। तो अपन आगे बात करते हैं जैसे बीम की। तो रेनफोर्समेंट के बीम का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से होता है। जैसे अपन सपोर्ट के बेसिस पे करें तो सिंपली सपोर्टेड होती है, कैंटिलीवर होती है, कंटिन्यूअस बीम होती है, फिक्स्ड बीम होती है, प्रॉप कैंटिलीवर बीम होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। यहां पर अपन रेनफोर्समेंट के बेसिस पे बात करते हैं तो बीम होती है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और दूसरी होती है डबली रेनफोर्स्ड बीम। अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो होती है कि उसमें रेनफोर्समेंट केवल टेंशन जोन में लगता है, जबकि जो डबली रेनफोर्स्ड बीम होती है उसमें रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में लगता है। तो अपन बात करते हैं नॉर्मल, पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करेंगे और इसमें नॉर्मल बीम में जो भी डायमेंशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो कैसे कैसे क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम या बीम की बात करता हूं, तो जैसे ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी बीम की। न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं, वह एक्सिस जिसके अबाउट बीम का क्रॉस सेक्शन रोटेट होता है उसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और बीम किसे कहते हैं, कि वह मेंबर जिस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही हो उसे बीम कहते हैं। तो यहां पर बीम के अंदर जो बेंडिंग होगा तो एक साइड में कंप्रेशन जोन बनेगा, एक साइड में टेंशन जोन बनेगा। तो सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती है उसमें दोनों साइड सपोर्ट होता है, तो वो इस तरह से बेंड होगी, नीचे वाला पोर्शन टेंशन जोन, ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन जोन बनेगा। और कैंटिलीवर होगी वो इस तरह से बेंड होगी, ऊपर वाला जोन टेंशन जोन हो जाएगा, नीचे वाला कंप्रेशन जोन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं या कैंटिलीवर की बात कर लो, कुछ भी, यहाँ सिंपली सपोर्टेड होगी तो उसमें टेंशन जोन कहाँ होगा, नीचे की साइड में, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, ये टेंशन जोन हो गया। और सिंपली सपोर्टेड में ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा, कंप्रेशन जोन। तो इसमें कंप्रेशन जोन में कंक्रीट लोड ले सकती है, टेंशन जोन में कंक्रीट वीक होगी थी, यहां पर अपने को रेनफोर्समेंट लगाना जरूरी है। तो रेनफोर्समेंट कहां लगाया जाएगा, टेंशन जोन में। तो ये टेंशन जोन में मैंने जैसे एरिया ऑफ स्टील एरिया के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे यहां पर स्टील लगाया मैंने तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी कि जैसे ये बीम है, ये बीम की विड्थ है और बीम की ये यहां से लेके यहां तक की टोटल डेप्थ होगी, जिसको ओवरऑल डेप्थ बोलेंगे, कैपिटल डी से दर्शाएंगे इसको। और कंप्रेशन जोन के टॉप से लेके और टेंशन जोन में जो एरिया ऑफ स्टील लग रहा है उसके सेंटर तक, ये सीजी तक आता है, सेंट्रोइड तक की जो डिस्टेंस होती है इसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और ये जो यहां से लेके यहां तक ये होता है ये इफेक्टिव कवर कहलाता है, इफेक्टिव कवर टेंशन साइड का। तो यहां पर मैं अगर टोटल डेप्थ की बात करूं तो टोटल डेप्थ क्या होगी, टोटल डेप्थ हो जाएगी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। अगर मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है तो टोटल डेप्थ में से
इफेक्टिव कवर को माइनस कर दो। कवर इसलिए लगाया जाता है ताकि सेक्शन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके इस पे, जिससे रेनफोर्समेंट पर कोरोजन वगैरह नहीं लगेगा। तो ये इफेक्टिव डेप्थ आ गई। तो इफेक्टिव डेप्थ की डेफिनेशन होती है कंप्रेशन जोन के टॉप फाइबर से लेके और टेंशन जोन में जो एरिया ऑफ स्टील लग रहा है उसके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस। जैसे मैं आपको इधर बताता हूं कि जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है, नीचे वाला टेंशन जोन है। जैसे ये 3 या 4 जो भी रेनफोर्समेंट लग रहा है तो इनका सीजी का होगा, ये यहाँ ये सीजी होगा सेंट्रोइड। तो यहां से लेके और यहां तक की जो डेप्थ रहेगी इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। अगर मान लो रेनफोर्समेंट एक से अधिक लेयर में लग रहा है, जैसे सपोज करो कि ये बीम है, ये ऐसे बीम है, रेनफोर्समेंट ऐसे 3 लेयर में लग रहा है, तो इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का सीजी का है, इस बीच वाली लेयर पे आएगा सेंट्रोइड। तो यहां तक की जो डेप्थ रहेगी ऊपर से लेके यहां तक की जो डेप्थ रहेगी इसको इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, इफेक्टिव डेप्थ। तो कैपिटल डी बराबर हो गया टोटल डेप्थ, स्मॉल डी बराबर हो गया इफेक्टिव डेप्थ, और बी बराबर विड्थ ऑफ बीम, और एन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को अपन ऐसे दर्शाते हैं, जैसे मैं इसको एन से दर्शा दूं या एन ए से या एक्स ए से भी दर्शा सकता हूं, एक्स ए जो भी है, ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होगी। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हो सकती है, ये कंप्रेशन जोन से लेके और न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस होती है। जैसे अपन बात करते हैं आगे बीम की, तो इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेन डायग्राम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कैसे बनता है, लीनियर बनता है। किस वजह से बनता है, किस थ्योरी से बनता है, प्लेन सेक्शन बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद कैसा रहता है, लीनियर रहता है, उससे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, लीनियर। तो ये इस तरह से लीनियर। तो यहाँ बीम के या टॉप में यहाँ पर इस जोन में लोड कौन ले रहा है, कंक्रीट लोड ले रही है। तो ये कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन आएगी, कंक्रीट की स्ट्रेन को अपन इसी से दर्शा दें। और यहाँ पर स्टील के अंदर स्ट्रेन आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेन किस में आ रही है, स्टील में आ रही है, ये स्टील की स्ट्रेन होगी, ठीक है। और ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होगी। इसको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या जो भी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस रहेगी तो क्रिटिकल आ जाएगी, एक्चुअल रहेगी तो एक्चुअल आ जाएगी। तो बात न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन डायग्राम बना, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम बना। कैसा बना, लीनियरली बना। अब बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है लीनियर, इलास्टिक थ्योरी के कारण। तो लीनियर बनता है, तो ये इलास्टिक थ्योरी के कारण ये लीनियर बनेगा, ये बनेगा। तो इस टेंशन जोन में लोड कौन लेगा, टेंसाइल लोड कौन लेगा, स्टील रेनफोर्समेंट लेंगे, क्योंकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ तो अपन ने माना कि नगण्य होती है। तो यहां पर जो लोड लगेगा ये टेंसाइल फोर्स टी लग जाएगा, यानी यहां पर टेंसाइल फोर्स, स्टील टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, ये टी यहां गया। अब ये इसके स्टील के सेंट्रोइड पे आ जाएगा। कंप्रेशन जोन में लोड कौन लेगा, कंक्रीट लेगा, तो ये इसके सीजी पे लगेगा, ये यहां पे, इसको कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर जो स्ट्रेस आ रहा है, ये जैसे अगर मैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करता हूं, तो ये स्टील का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कैसा आ जाएगा, सिग्मा st अपॉन m। मैंने बताया ना कि कंक्रीट का इक्विवेलेंट कंडीशन में कितना होता है, कि सिग्मा s अपॉन m। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो सिग्मा st अपॉन m, और कंक्रीट का कितना आ जाएगा, कंक्रीट का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा cbc, ये होता है। तो ये आ जाएगा। और ये यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कंप्रेसिव फोर्स से लेके टेंसाइल फोर्स की जो डिस्टेंस है, इसको लीवर आर्म कहते हैं, LA मतलब लीवर आर्म। तो ये लीवर आर्म हो जाएगी। इस कंडीशन में इक्विवेलेंट जो सेक्शन है कंक्रीट की टर्म में जो बनता है वो किस तरह से बनेगा,
जैसे ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो इक्विवेलेंट सेक्शन कैसे बनेगा कंक्रीट की टर्म में? तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कंक्रीट है, तो इसका एरिया क्या होगा? कंक्रीट का एरिया b इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। डेप्थ कितनी है? n कह सकते हैं या x कह सकते हैं, ये n, या मैं इसको b इंटू एक्स ए भी कह सकता हूं, जो भी है। आप न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को n से दर्शा रहे हैं या x a से दर्शा रहे हैं, जो भी है, x a से दर्शा रहे हैं तो x a आ जाएगा, n से दर्शा रहे हैं तो a n आ जाएगा, तो ये कंक्रीट का एरिया हो जाएगा। अब यहां पर इस स्टील की जगह ये कंक्रीट का कितना इक्विवेलेंट एरिया होगा? ये मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसी बराबर कितना होता है m इंटू एस। तो स्टील के लिए ले रहे हैं तो ये इसी बराबर कितना हो जाएगा m इंटू एस टी। ये कंक्रीट, ये इक्विवेलेंट एरिया हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म ऑफ कंक्रीट की कंडीशन में हो गया, इक्विवेलेंट सेक्शन इन terms of concrete। ये एक नॉर्मल बेसिक हो गया। तो ये बेंडिंग स्ट्रेन हो गई, ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हो गया। कैसा डायग्राम बन रहा है? लीनियरली, लेकिन ये अलग थ्योरी से बन रहा है, ये अलग थ्योरी से बन रहा है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि ये कंक्रीट है, तो इसके कंप्रेशन, ये कंक्रीट लोड ले रही है, तो कंक्रीट का बेंडिंग कंप्रेशन में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है? तो यहां अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट। ये कौन सा है? परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये कितना होता है? ये होता है सिग्मा सीबीसी, ये किया। और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है? सिग्मा एस टी। और मैक्सिमम स्ट्रेस, maximum stress in equivalent concrete area at level of steel, ये कितना होता है? ये सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है? सिग्मा एस टी। लेकिन इस जगह पे जो कंक्रीट की जगह है, स्टील लगा है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट पोर्शन कितना आएगा? जैसा मैंने बताया था ना आपको कि ये इतना होता है, कंक्रीट के इक्विवेलेंट स्ट्रेस फॉर्म में लेते हैं तो ये सिग्मा सी बराबर सिग्मा एस अपॉन एम होता है। तो यहाँ कंक्रीट का सिग्मा सीबीसी के फॉर्म में हो जाएगा, कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो ये सिग्मा एस टी अपॉन एम, इस जगह पे ये जो स्ट्रेस आ रखा है सिग्मा एस टी अपॉन एम, ये इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखना कि आपको ये पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है, ये दोनों में अंतर है। ये परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट का है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ में क्या है कि ये जैसे आरसीसी बीम का एक क्रॉस सेक्शन है, तो आरसीसी बीम का क्रॉस सेक्शन में बीम की विड्थ हो गई, ये टोटल डेप्थ हो गई, ये कंप्रेसिव जोन हो गया, ये टेंसाइल जोन हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कम होती है यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ स्टील लगा दिया अपन ने, है ना। तो अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का मान निकालते हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालते हैं। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालने के लिए मैंने इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म ऑफ कंक्रीट यूज किया कि जैसे ये आरसीसी कंप्रेसिव जोन है तो कंप्रेसिव जोन हो गया, टेंसाइल जोन है तो टेंसाइल जोन हो गया। तो यहाँ पर एक कंक्रीट के इक्विवेलेंट फॉर्म में मैंने बताया कंक्रीट, इसी का मान कितना होता है कि m AST का इक्विवेलेंट होता है, तो इस फॉर्म में आ गया है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया।
तो ये यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है, इफेक्टिव डेप्थ d है। ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को मैंने n से दर्शाया है, मैं इसको xa से भी दर्शा सकता हूं, जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको n से दर्शाया। तो ये इफेक्टिव डेप्थ हो गई। तो ये यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी होगी, ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ है d। तो इसमें से n माइनस कर दिया तो d माइनस na। तो इस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का मान किससे निकाला जाता है, इसका मान मूवमेंट एरिया मेथड से निकाला जाता है। मूवमेंट एरिया मेथड से निकाला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड मूवमेंट एरिया लेते हैं। तो जैसे मैं अगर कंप्रेशन साइड मूवमेंट एरिया लूं तो मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया यानी इसका एरिया मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा b इंटू एन। ए रेक्टेंगुलर पोर्शन का ये रेक्टेंगुलर है इतना सा, तो इसका एरिया हो गया b इंटू एन, ये एरिया हो गया यहाँ, यानी विड्थ इंटू इतनी डेप्थ है ना। और इसकी सेंट्रोइड से डिस्टेंस, क्योंकि मूवमेंट लेना है तो सेंट्रोइड से डिस्टेंस, तो ये रेक्टेंगुलर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी n/2 ये डिस्टेंस हो गई। तो ये कितना हो गया, ये b इंटू एन स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, है ना। इसी प्रकार अपन मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। तो टेंसाइल एरिया का क्या होगा कि टेंशन में स्टील का इक्विवेलेंट फॉर्म में एरिया कितना है, MAST। तो ये हो गया MAST इनटू डिस्टेंस कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस ये है और यहां से लेके इसकी ये डिस्टेंस है d माइनस n। तो ये हो गया d माइनस n। अब ये इक्वल हो जाएगा मूवमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया बराबर मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। तो कंप्रेसिव एरिया कितना है, b इंटू एन ए का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ये कितना है MAST d माइनस n। तो यहां से अपन n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n यहां पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कहलाती है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ या न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भी कह सकते हैं इसको, एक्चुअल नहीं कहकर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है। ठीक है, इस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को k इंटू डी भी कहा जा सकता है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को k इंटू डी भी कहा जा सकता है। एक और न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है जिसको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कहते हैं, जिसके बारे में अपन इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक और चीज है कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है इसका मान स्टील के या कंक्रीट के स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं करता है। परमिसिबल स्ट्रेस या कंक्रीट या स्टील के अंदर जो उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस है उन पर डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का मान बीम की क्रॉस सेक्शन जो साइज है, उसकी विड्थ है, उसकी डेप्थ है, उस पर डिपेंड करता है, मॉड्यूलर रेशियो पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। अगर एरिया ऑफ स्टील टेंशन जोन में एरिया ऑफ स्टील बढ़ता है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का मान बढ़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो डेप्थ होती है, अगर आप टेंशन जोन में एरिया ऑफ स्टील बढ़ाते हो तो आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भी बढ़ती है। देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है ये एरिया ऑफ स्टील पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप बीम के टेंशन जोन में एरिया ऑफ स्टील बढ़ाते हो तो XC का मान या NC का मान इंक्रीज नहीं होता है। तो जैसे ये कोई बीम है, उसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये कंप्रेशन जोन, ये टेंशन जोन। तो आपने टेंशन जोन में एरिया ऑफ स्टील लगाया, ये लगाया, ठीक है। इस बीम की विड्थ है b और इसकी ये यहां से लेके और इसके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस है कितनी, इफेक्टिव डेप्थ है d, और ये यहां से लेके यहां तक की डेप्थ है XC।
क्योंकि इस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को कंपेयर किए बिना अपन सेक्शन के टाइप्स नहीं पढ़ सकते। सेक्शन के 3 प्रकार होते हैं, जैसे बैलेंस्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो अपने लिए कौन सा सेक्शन सही होता है डिजाइनिंग के लिए, इसलिए अपने को उसको समझने के लिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ पढ़ना पड़ता है। उसी से अपने को अपना कोई भी सेक्शन है वो इकोनॉमिकल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये टोटल डी है, डी में से एक सी माइनस कर दो, सॉरी इसको एन सी से दर्शा दो, तो ये डी माइनस एन सी है ना। अब ये जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है ये स्ट्रेस डायग्राम के बेसिस पर निकलती है। तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस डायग्राम बनता है लीनियर, इलास्टिक थ्योरी के बेसिस पे। तो यहां पर इक्विवेलेंट फॉर्म का स्ट्रेस कितना होता है, जैसे अगर मैं परमिसिबल को लेके बात करूं तो ये सिग्मा एस टी अपॉन एम होता है और ये होता है सिग्मा सीबीसी। ये परमिसिबल होते हैं, इनसे कम स्ट्रेस भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे स्टील में अगर कम स्ट्रेस डेवलप हुआ तो मैं इसको जैसे जो भी स्टील के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा वो अपॉन एम कर सकता हूं, या यहाँ पर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा वो कर सकते हैं। मैं परमिसिबल को लेके बता रहा हूं, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको अपने को समझने के लिए यानी अपने को xc का मान nc का मान निकालना है, तो nc का मान निकालने के लिए अपने को इस डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है, ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, लीनियरली, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए, nc का मान निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल पर में यूज में ले सकते हैं। तो यहां से सिग्मा सीबीसी अपॉन ये nc सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन डी माइनस एन सी, इसको इधर लाए इसको इधर लाए, डी माइनस एन सी अपॉन एन सी सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी। तो यहां से डी अपॉन एन सी माइनस 1 सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी, ये उधर चला जाएगा डी अपॉन एन सी, तो लघुत्तम ले लेंगे, क्या हो जाएगा m सिग्मा सीबीसी, तो ये सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सीबीसी, इसको उल्टा कर देंगे एन सी अपॉन डी, तो ये हो जाएगा m सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सीबीसी, ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू रहेगी इसको अपन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर कह सकते हैं। तो यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं, के बराबर हो गया m सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी प्लस m सिग्मा सीबीसी। इसको के को अपन कह सकते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं। तो मैं NC बराबर क्या लिख सकता हूं, NC अपॉन D बराबर K। तो NC यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का मान क्या हो गया, K इंटू डी, ये हो गया। अगर मैं K की वैल्यू लिखता हूं तो क्या होगा, NC बराबर M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC इंटू डी। तो अगर यहां से क्वेश्चन बने कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का मान किस पे डिपेंड करता है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का मान डिपेंड करने से पहले अपने को ध्यान रखना है कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, 280/3 सिग्मा सीबीसी। अगर सिग्मा सीबीसी को m की साइड में लिया जाए तो m सिग्मा सीबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280/3, यानी m इंटू सिग्मा सीबीसी का मान कितना है, कांस्टेंट है। तो अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहां रखा जाए यानी NC इक्वल टू 280/3 सिग्मा ST इंटू 280/3 और ये इधर आ जाएगा D। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि NC का मान किस पे डिपेंड करता है, एक तो बीम की इफेक्टिव डेप्थ पे और एक सिग्मा ST पर। सिग्मा ST क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील का।
तो स्टील के मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस या तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का मान किस पे डिपेंड करता है? केवल सिग्मा एसटी और इफेक्टिव डेप्थ पे। अगर इफेक्टिव डेप्थ बढ़ेगी तो इसका मान बढ़ेगा, सिग्मा एसटी का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। सिग्मा एसटी का मान किस पे डिपेंड करता है? स्टील की ग्रेड पे डिपेंड करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो अगर मान लो जैसे ऐसा भी बन सकता है कि के का मान यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का मान किस पे डिपेंड करता है? तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का मान है ये केवल सिग्मा एसटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि m सिग्मा सीबीसी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि के का मान किस पे डिपेंड करता है। कई बार यहाँ से के का मान रेशियो की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, जैसे आपको बोल सकता है कि सिग्मा एसटी और सिग्मा सीबीसी का जो रेशियो है उसको आर कह रहे हैं, उसको स्ट्रेस रेशियो बोला जाता है। तो स्ट्रेस रेशियो आर है तो के का मान क्या होगा? तो आपको इस तरह से आप निकाल सकते हो, उसमें जो भी है अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात में आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर मान लो सपोज करो इसमें अगर आपको दे कि कंक्रीट के अंदर जैसे कोई स्ट्रेस जनरेट हुआ सी ए है ना, और स्टील के अंदर स्ट्रेस जनरेट हुआ टी ए अपॉन एम, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद में डिजाइन नहीं करते हैं, उसके बाद में ये माना जाता है कि जो जैसे कंक्रीट का परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल है, उसके बाद में ये माना जाता है कि यहाँ इसके बाद में कंक्रीट फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो परमिसिबल से कम हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जो स्ट्रेस जनरेट हुआ जैसे कंक्रीट में इतना है वो इतना है, तो सिग्मा सीबीसी की जगह इस फॉर्मूले में सी ए रख दो और सिग्मा एसटी की जगह टी ए रख दो, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो आप उस स्ट्रेस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जैसे सिग्मा सीबीसी और यहां सिग्मा एसटी। तो इसमें जैसे कि यहां पर इसमें टेंसाइल फोर्स कितना डेवलप होगा टी, कंप्रेसिव फोर्स यहां सीजी में लगेगा कितना डेवलप होगा, ये हो जाएगा सी। तो यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी एन सी, तो ये कितना हो गया, ये ट्रायंगुलर की सीजी है तो ये एन सी अपॉन 3 हट जाएगा, और लीवर आर्म कितनी होगी, ये लीवर आर्म, ये लीवर आर्म होगी कितनी, ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ है डी, डी में से ये एन सी अपॉन 3 माइनस कर दो तो लीवर आर्म आ जाएगी। तो मैं यहां अगर लिखता हूं लीवर आर्म, तो लीवर आर्म बराबर क्या है, डी माइनस एन सी अपॉन 3। तो डी एन सी को क्या लिख सकते हो आप, एन सी को लिख सकते हो एन सी बराबर के इंटू डी, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर इंटू इफेक्टिव डेप्थ लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया के इंटू डी अपॉन 3। तो इसमें से ये हो गया 1 माइनस के अपॉन 3 इंटू डी कॉमन आ गया, ये हो गया। तो इसको अपन जे बोल सकते हैं, तो ये जे इंटू डी, तो लीवर आर्म होता है जे इंटू डी। तो जे क्या है, ये होता है लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, इसका मान होता है 1 माइनस के अपॉन 3, ठीक है। तो ये लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर का मान होता है। तो इससे अपना ये जेडी लीवर आर्म यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, लीवर आर्म ये हो सकती है जे इंटू डी, जे बराबर होता है 1 माइनस के अपॉन 3। के क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है, ठीक है। तो स्टील के परसेंटेज की बात करते हैं पीटी। तो स्टील का परसेंटेज क्या होता है टेंसाइल रेफोर्समेंट का, कि कंक्रीट का इफेक्टिव एरिया एक तरह से बी इंटू डी, तो उसमें कितने स्टील लग रहे हैं एसटी इंटू 100, ये स्टील का परसेंटेज होता है। अगर आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें अपन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होती है, b इंटू एन स्क्वायर अपॉन 2, जैसा अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, m AST d माइनस n, यही होता है। तो यहां से अगर मुझे परसेंटेज लाना हो तो जैसे मैं AST बराबर क्या हो जाएगा, AST इक्वल टू b इंटू एन स्क्वायर
अपॉन 2 इंटू एम डी माइनस एन, ये हो गया। यहां इसको परसेंटेज बनाने के लिए अपने को इस फॉर्म आने, ये फॉर्म आनी चाहिए। तो मैं यहाँ AST वापस लिखता हूं एक बार, b इंटू एन स्क्वायर 2 इंटू मॉड्यूलर रेशियो d माइनस एन, ये होता है। तो यहां पर मुझे इसके नीचे ऐसा बनाना, परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है, तो BD, तो मैंने यहां पर भी क्या लिख दिया, b इंटू डी। मुझे यहाँ पर 100 लाना, तो मैंने यहाँ 100 किया, तो इधर से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, परसेंटेज ऑफ स्टील, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 2 से ये 100 कट गया, तो और b से b गया, तो कितना हो गया 50 n स्क्वायर अपॉन m इंटू डी माइनस n इंटू डी। तो अपन यहां पे n बराबर क्या लिख सकते हैं, k इंटू डी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया 50 इंटू k इंटू डी का स्क्वायर। तो k इंटू डी का स्क्वायर क्या हो गया, k स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, k स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन m डी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू डी। अब ये d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे k बच जाएगा, और ये इधर डी स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो pt बराबर क्या हो जाएगा, 50 k स्क्वायर m 1 माइनस k। तो इस फॉर्म में भी स्टील का परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, 50 k स्क्वायर अपॉन m 1 माइनस k। तो यहाँ पर m बराबर मॉड्यूलर रेशियो है, k बराबर क्या है, के बराबर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, इसको यहां पर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर बोलेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन यहां तक पढ़ेंगे, और बाकी का जो ये WSM अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे सेकंड लेक्चर में WSM था, ये जो थर्ड नंबर का लेक्चर है इसमें WSM है, और जो फोर्थ नंबर का जो वीडियो आएगा उसमें भी आपको WSM मेथड के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का जो लेक्चर आ रहा है उसके अंदर WSM पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन आगे और भी जो लिमिट स्टेट मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके एग्जाम है उसमें WSM और LSM दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है, जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आई है, ये 4 साल बाद में JM की भर्ती आई है, और आगे SSC की हर साल होती है, लेकिन उसमें भी हर एक वैकेंसी कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 2.5 साल 3 साल ले लेती है आपको। तो पढ़ाई आप तैयारी कर रहे हो, तो एक वैकेंसी अगर आपकी जाती है, इसका मतलब आपके 3 से 4 साल गए, है ना। तो पढ़ाई करने का एक ही तरीका है, सिर्फ पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और पढ़ाई करने के अलावा और कुछ नहीं है। आप कितना ही कुछ कर लो, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करने का मतलब है जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको सीखो और सिर्फ मेहनत करो। मेहनत के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। चाहे मन लगा के पढ़ो, चाहे मन नहीं लगा के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप में काबिलियत होगी JN बनने की, तभी आप JN बनोगे, वरना JN कभी नहीं बनोगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। देखो जिंदगी में ना मौके बार बार नहीं आते हैं। अपने बहुत सारे, अपना जैसा देश है, आपको कोरोना में पता चल ही गया होगा कि गवर्नमेंट नौकरी की क्या अहमियत है। प्राइवेट नौकरी में कभी भी लात पड़ सकती है। तो इसलिए आपको अगर तैयारी करनी है तो जमकर करो। अभी आप न कुछ और कर रहे हो, घर पे बैठ के आराम से समय निकालो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। जो भी सिलेबस है राजस्थान जीके का है, टेक्निकल का है, पढ़ो। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ भी लिया है तो वापस भी पढ़ोगे तो आपका कोई बिगड़ेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत करो, अपना पूरा फिक्स टाइम टेबल सेट करो, सुबह का शाम का, जब भी आप पढ़ सकते हो। सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो या नाइट में लेट तक पढ़ सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ और उसमें लगभग 8-10 घंटे डेली पढ़ाई करो। ये जो पढ़ा दिया गया इनकी ऑब्जेक्टिव बुक्स के क्वेश्चन निकालो। मैं सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सोल्व कराऊंगा, लेकिन आप अभी नहीं करा रहे हैं तो आप खुद निकालो। अगर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी फिर आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।